हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग थ्री फेज रेक्टिफायर्स के प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने थ्री फेज रेक्टिफायर्स की थ्योरी दोनों, चाहे वो 3 पल्स हो या 6 पल्स हो, वो हमने डिस्कस कर ली थी। और इस लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे गेट के जितने प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं थ्री फेज रेक्टिफायर से, चाहे वो 3 पल्स रेक्टिफायर हो या 6 पल्स रेक्टिफायर हो, उसको हम लोग टैकल करें। और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैं कोशिश करूँगा कि एडिशनल और क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं और जो अदर एग्ज़ाम्स में पूछी भी गई हैं। जैसे कि एक ही अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो 2019 और 2020 दोनों साल एक ही टाइप का क्वेश्चन आया है। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से और क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं क्वेश्चन पूछे जाने की, वो भी मैं साथ ही में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम मैंने लिया है 2019 1 मार्क क्वेश्चन। इसमें ये मैंने एक सिंबॉलिक फॉर्म में बना दिया है, एक ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर अगर वर्ड यूज़ किया है तो उसका मतलब ये है कि वो मतलब थायरिस्टर्स हैं और वो फुल वेव रेक्टिफायर, दैट इज़ 6 पल्स कन्वर्टर है वो। इसकी फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज़ है, जो फ्रिक्वेंसी सप्लाई वोल्टेज की है वो 50 हर्ट्ज़ है। और इंडक्टिव लोड लगा हुआ है। इंडक्टिव लोड मतलब कि I0 कांस्टेंट ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। पूछा क्या है हमसे, मैं पहले ये बता दूं आपको कि जो लीस्ट हार्मोनिक प्रेजेंट इन सोर्स करंट, लीस्ट हार्मोनिक प्रेजेंट इन सोर्स करंट IS, ये हमसे पूछा गया है। तो इतना तो हम लोगों को पता ही है कि जो सोर्स की करंट आती है उसमें कई सारी हार्मोनिक्स रहती हैं। तो उसमें सबसे लीस्ट हार्मोनिक कौन सी है वो हमसे पूछी गई है। तो पहले इंस्टेंट में क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कि जो हार्मोनिक जो फोरियर सीरीज़ हम लोग लिखते हैं उसमें N135 ऐसे हम लोग पुट करते हैं। तो पहला फर्स्ट इंस्टेंट ये आता है कि इसका थर्ड हार्मोनिक इसमें लीस्ट हार्मोनिक होगी और 150 करस्पॉन्डिंग उस हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, देखते हैं कैसे। अगर मैं सोर्स करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से आती है, 30 प्लस अल्फ़ा 150 प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे पॉजिटिव करंट फ्लो होती है और यहाँ पे निगेटिव, 210 प्लस अल्फ़ा 330 प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे I0 और ये माइनस I0। तो इसकी फोरियर सीरीज जो आती है वो आती है समेशन N 1 3 5 ऑड हार्मोनिक सारी 4 I0 N पाई कॉस N 30 डिग्री। क्योंकि पूरा पल्स विड्थ 120 की है तो एक साइड से कितना मिसिंग है, 30, पूरा मिसिंग है 60 डिग्री, एक साइड से 30 डिग्री मिसिंग है। फिर साइन N ओमेगा टी माइनस N अल्फ़ा, क्योंकि जो स्टार्टिंग हो रही है फंडामेंटल वेवफॉर्म की वो कहाँ से हो रही है, अल्फ़ा से हो रही है। ये सब लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो इसमें अगर N इज इक्वल टू 3 पुट किया जाए, दैट इज थर्ड हार्मोनिक, तो क्या आएगा 4 I0 अपॉन 3 पाई कॉस 3 इंटू 30। अब आगे कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 3 इंटू 30 होता है 90 डिग्री और 90 कॉस में है तो ये पूरा टर्म बन के 0 हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि थर्ड हार्मोनिक बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी। दिखने में लगता है कि सभी हार्मोनिक प्रेजेंट होंगी, लेकिन अगर पल्स विड्थ 120 डिग्री है और ऐसे एवरेज मतलब साइनसोइडल टाइप का इसमें कई सारे हार्मोनिक्स हैं, एवरेज कंपोनेंट 0 हैं, तो आप लोग इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं कि अगर एवरेज कंपोनेंट 0 है दैट मीन्स एक क्वासी स्क्वायर वेव टाइप का बना हुआ है, तो उसमें अगर एक पल्स विड्थ 120 डिग्री आ रही है तो मतलब उसमें थर्ड हार्मोनिक नहीं होगी। 120 डिग्री का मतलब क्यों
क्योंकि एक तरफ से 30 मिसिंग है, तो वो यहाँ पे cos n 30 आएगा। n 3 पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। फिर n 5 देखते हैं, तो 4 I0 5 पाई cos 5 इंटू 30, तो ये cos 150 आएगा। ठीक, cos 150 आएगा और ये 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें जो लीस्ट हार्मोनिक आई वो कौन सी हार्मोनिक आई? फिफ्थ हार्मोनिक, और उसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी? 250 हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो गया 250 हर्ट्ज। अब इस साल जो 2020 में क्वेश्चन आया था मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन में पूछा है कि लीस्ट 2 फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन सोर्स करंट, लीस्ट 2 फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन सोर्स करंट। तो इसमें 3 फेज रेक्टिफायर नहीं दिया है, इसमें सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर दिया है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में वेवफॉर्म कैसे बनती है? अल्फा से पाई प्लस अल्फा, फिर ये 2 पाई और यहाँ पे माइनस, कुछ इस तरीके से सोर्स करंट की वेवफॉर्म बनती है। ठीक है, यहाँ पे पाई होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो समेशन, इसका फोरियर सीरीज अगर बनाया जाए तो 4 I0 अपॉन n पाई, और यहाँ पे कोई भी कॉस का टर्म नहीं आएगा क्योंकि पूरी जो पल्स विड्थ है वो कितनी 180 डिग्री की है। तो यहाँ पे कोई भी कॉस का टर्म नहीं आएगा। साइन n ओमेगा टी माइनस n अल्फा। ठीक, साइन n ओमेगा टी माइनस n अल्फा। तो यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक जो होगी वो प्रेजेंट होगी। तो पूछा क्या गया था कि मिनिमम फर्स्ट लीस्ट 2 हार्मोन मतलब लीस्ट 2 फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द सोर्स करंट। तो लीस्ट 2, तो एक तो फंडामेंटल रहेगी ही रहेगी 50 हर्ट्ज, इसमें हार्मोनिक वर्ड यूज नहीं किया था, लीस्ट 2 फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट, तो 50 हर्ट्ज तो रहेगा ही रहेगा, और एक हार्मोनिक कौन सी होगी? 150 हर्ट्ज। ठीक, तो इसका आंसर क्या था? 50 हर्ट्ज और 150 हर्ट्ज। MCQ टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2019 का ही 2 मार्क्स क्वेश्चन। टू मार्क्स क्वेश्चन। इसमें सप्लाई गिवन है हमने को 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इंडक्टिव लोड है और कांस्टेंट करंट आउटपुट में फ्लो हो रही है कितनी? 100 एम्पियर। 100 एम्पियर। यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो 400 वोल्ट मिल रहा है, आउटपुट में वोल्टेज 400 वोल्ट। और हमसे पूछा क्या गया है? सोर्स की आरएमएस करंट, सोर्स की आरएमएस करंट हमसे पूछी गई है। ठीक, तो पहली चीज़ तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि सोर्स की आरएमएस करंट बनती कैसी है। तो वो अभी मैंने बताया था 30 प्लस अल्फ़ा, 150 प्लस अल्फ़ा, 210 प्लस अल्फ़ा, 330 प्लस अल्फ़ा। ये क्या हो गया? ये सोर्स की करंट हो गई, ये है 100। अब ये डाटा क्यों गिवन है? ये आउटपुट वोल्टेज का यहाँ पे क्या हम लोग निकाल सकते हैं? तो आउटपुट वोल्टेज 400 जो है, यहाँ से सॉल्यूशन है, 400 3 VML अपॉन पाई कॉस अल्फ़ा। VML कितना होगा? 415 इंटू √2, क्योंकि ये आरएमएस क्वांटिटी है, लाइन का आरएमएस दिया है, और यहाँ पे हमको चाहिए लाइन का पीक, लाइन का मैक्सिमम। लेकिन अगर यहाँ पे अल्फ़ा हम निकाल भी लें तो उससे क्या हमारे आरएमएस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? पहले मान लेते हैं अल्फ़ा 0 है,
तो ये 30 से 150, ये 210 से 330। अगर अल्फ़ा कुछ होगा भी तो ये वेवफॉर्म जस्ट शिफ्ट हो जाएगी अल्फ़ा, लेकिन उससे आरएमएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आरएमएस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आरएमएस क्या हो जाएगा इसका? आई सोर्स आरएमएस हो जाएगा 100, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और एक टाइम पीरियड इसका हो जाएगा पाई। तो 120 अपॉन 180 का रूट, तो 100 2/3 हो जाएगा 81.65। ठीक, 81.65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 का है, 1 मार्क्स। 2016 1 मार्क्स। क्वेश्चन में हमको गिवन है सेम सप्लाई यही गिवन है, और जो करंट फ्लो हो रही है आउटपुट साइड वो भी सेम है, बस ये 400 नहीं है, ये हमको गिवन नहीं है। आउटपुट वोल्टेज जो है वो गिवन नहीं है। और चेंजेस क्या हैं कि ये थारिस्टर ब्रिज नहीं, ये डायोड ब्रिज है। मतलब छः जो डिवाइसेस लगाई गई हैं वो सभी डायोड्स हैं। तो अल्फ़ा हर केस में क्या होगा? 0 होगा। और हमसे पूछा गया है करंट इन ईच डायोड, ID RMS क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए थारिस्टर की जो वेवफॉर्म बनती थी वो कैसे बनती थी? थारिस्टर करंट की 30 प्लस अल्फ़ा से लेके 150 प्लस अल्फ़ा, ये होती थी थारिस्टर की करंट की वेवफॉर्म। एक ही फेज़ की बात कर रहे हैं, बाकी अगर अलग अलग थारिस्टर के निकालेंगे तो ड्यूरेशन तो सेम आएगा, बस वो उसका फेज़ चेंज हो सकता है। और ये था। अब ये अगर डायोड की बात करेंगे तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये करंट हमको 100 गिवन है, ये हो गया ID। तो ID का RMS कितना हुआ? पल्स विड्थ कितनी है? 120। तो ID RMS इज इक्वल टू 100 120 अपॉन 360। तो ये आ गया 100/√3, 57.7 एम्पियर। 57.7 एम्पियर। तो जस्ट अगर आपको रिमेंबर है चीज़ें तो ये डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बस समझाने के लिए बना दिया। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 100/√3 आंसर 57.7 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2008 2 मार्क्स। 2008 2 मार्क्स। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है अल्फ़ा 30 डिग्री और लोड करंट 10 एम्पियर। ये 100 एम्पियर गिवन नहीं है, ये 10 एम्पियर है, अल्फ़ा 30 डिग्री गिवन है। और ये सप्लाई हमको गिवन नहीं है। दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो फंडामेंटल का, सोर्स करंट का फंडामेंटल जो कंपोनेंट है उसका RMS, सोर्स करंट का फंडामेंटल का RMS कितना है, एक ये पूछा है। सेकंड चीज़ हमसे पूछी गई है परसेंटेज THD। परसेंटेज THD क्या होगा? ये एक नया टर्म है, ये मैंने जानबूझ के लेक्चर्स में नहीं बताया है, इसको यहीं पे बताना था। ठीक, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे बताने के लिए सोचा था। तो ये डायोड है, पहली बात तो डायोड था पिछले केस में, इस बार ये थारिस्टर है, SCR है। तो सोर्स करंट का RMS पूछा है फंडामेंटल का,
तो पहले तो हमको सोर्स करंट बनानी पड़ेगी। तो सोर्स करंट कैसे बनेगी? 30 प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा है 30 डिग्री, तो ये 60, 150 प्लस अल्फ़ा मतलब ये 180, ये पॉजिटिव, फिर 210 प्लस अल्फ़ा 30, 240, और ये 360। ये क्या हो गया? सोर्स करंट। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 10 एम्पियर। तो सीरीज लिख देते हैं, फोरियर सीरीज 4 I0 अपॉन n पाई cos n 30 sin n ओमेगा t माइनस n 30। ठीक, यही इसकी फोरियर सीरीज होगी। इंस्टेंटेनियस जो करंट है सोर्स की, उसकी फोरियर सीरीज यही होगी। अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें अगर RMS निकालना है तो क्या होगा? IS1 RMS 4 इंटू 10, I0 की वैल्यू 10 है, 1 इंटू पाई अपॉन रूट 2, और cos 30, ये जो आएगा ये 7.8 एम्पियर आता है। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। परसेंटेज THD, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा I सोर्स RMS, मतलब सोर्स का जो पूरा RMS है उसका स्क्वायर, माइनस I सोर्स 1 RMS मतलब फंडामेंटल कंपोनेंट उसमें जो है उसका स्क्वायर का रूट, अपॉन IS1 RMS। ठीक, IS1 RMS। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आता है 31.9%। इसको मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि इसको मेमोराइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेमोराइज़ करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई डायरेक्ट केसेस में ये हमको आगे इन्वर्टर में भी काम आने वाला है और इसमें तो आएगा ही। अगर सोर्स करंट हम प्लॉट कर रहे हैं, उसका एवरेज कंपोनेंट 0 है और एक पल्स विड्थ 120 डिग्री की है, मतलब उसका जो कैलकुलेट करने के बाद जो THD आने वाला है वो 31.9% होगा। अगर कोई दूसरा केस लेते जिसमें फुल वेव रेक्टिफायर होता, मान लीजिए फुल वेव रेक्टिफायर सिंगल फेस, तो उसमें पल्स विड्थ कितनी होती है? उसमें पल्स विड्थ 180 डिग्री होती है। तो इस केस में THD जो आएगा वो 48.3% होगा, 48.3%। तो ये सब डायरेक्ट इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कुछ हम याद नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं और अगर आपको शुरुआत कर रहे हैं तो आप इससे ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। अब मैं इन्हीं 2 केसेस में कह रहा हूँ ये याद करने के लिए। अगर कोई और मैंने सेमी कन्वर्टर का भी नहीं बताया आपको कि सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर अगर हो तो उसमें याद नहीं करना पड़ेगा, उसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें जो पल्स विड्थ है वो अल्फ़ा से स्टार्ट होती है और 180 तक जाती है। मतलब पल्स विड्थ जो है वो अल्फ़ा पे डिपेंड कर रही है, अल्फ़ा पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। और इन दोनों केस में चाहे 3 फेस हो या सिंगल फेस हो, इसमें फुली कंट्रोल्ड है, तो उसमें पल्स विड्थ हमेशा अल्फ़ा पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। इसमें हमेशा 120 ही रहेगी और इसमें 180 ही रहेगी। इसका THD हमेशा 31.9% आएगा, इसका THD हमेशा 48.3% आएगा। इसमें क्या होगा? इसमें कभी भी थर्ड हार्मोनिक नहीं रहेगी, इसमें कभी भी थर्ड हार्मोनिक नहीं रहेगी। अभी मैंने लास्ट डिस्कशन में बताया है, इसमें सभी हार्मोनिक्स रहेंगी, थर्ड भी रहेगा, फिफ्थ भी रहेगा, सेवन्थ भी रहेगा। तो इसमें थर्ड नहीं रहेगी,
इसमें थर्ड सभी रहेंगी, इसका THD 31, इसका THD 48.3। ठीक, अब ये आगे अल्फ़ा डिले भी हो सकता है लेकिन THD चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक ऊपर, फिर ऐसे। ठीक, बस मतलब पल्स विड्थ से, अगर पल्स विड्थ 180 है तो वो चाहे 0 से स्टार्ट हो चाहे अल्फ़ा से स्टार्ट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पावर, यहाँ की जो पावर है, इंडक्टिव लोड है, I नॉट कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो पावर है वो 50 किलोवाट है, 50 किलोवाट। यहाँ का सप्लाई क्या गिवन है? सप्लाई गिवन है 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। फुली कंट्रोल्ड इन्वर्टर, फुली कंट्रोल्ड थाइस्टर ब्रिज है और लाइन कम्यूटेटर इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर की तरह, इसका भी मैं मतलब बताऊंगा लाइन कम्यूटेटर इन्वर्टर का क्या मतलब है। और यहाँ पे आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है वो 420 है। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से इफेक्ट मत होइएगा। 420 कोई नॉर्मल वैल्यू भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि उसने फ्रॉड ही किया हो। ठीक, तो ये 420 गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि थायरिस्टर का आरएमएस करंट, थायरिस्टर का आरएमएस करंट क्या होगा। ठीक है, तो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर जो इसमें वैल्यू यूज़ की है, वर्ड यूज़ किया है, उसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। लाइन कम्यूटेटर इन्वर्टर का मतलब ये है कि चाहे फुल वेव हो, सिंगल फेस फुल वेव हो या 3 फेस फुल वेव हो, दोनों में एक पॉसिबिलिटी रहती है कि नेगेटिव में वेवफॉर्म जा सकती है आउटपुट वोल्टेज की। ठीक, दोनों में ये पॉसिबिलिटी रहती है। सिंगल फेस में 2 पल्सेस बनेंगी और 3 फेस में 6 पल्सेस बनेंगी। तो अगर अल्फ़ा जो है वो 90 से ज़्यादा हो जाता है, दोनों ही केस में अल्फ़ा जो है 90 से ज़्यादा हो जाता है दोनों ही केस में, चाहे सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, तो ये जो पॉजिटिव में वैल्यू आती है और जो नेगेटिव में वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाती है। नेगेटिव में जो इसका वैल्यू हो रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसलिए जब एवरेज लेंगे इसका V नॉट एवरेज जब लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब ये लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर की तरह ऑपरेट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो मतलब ये नेगेटिव है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है। ठीक, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब जो करंट I नॉट फ्लो हो रही है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रही है। मतलब ये जो लोड है ये सोर्स की तरह काम कर रहा है। DC साइड जो है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रही है, मतलब DC साइड इज वर्किंग एज एन इन्वर्टर, एंड फीडिंग द सोर्स। तो इसलिए AC साइड को पावर कौन दे रहा है? DC साइड, इसलिए ये इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। इसलिए आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि अगर अल्फ़ा ज़्यादा हो जाता है 90 डिग्री से, चाहे वो सिंगल फेस फुली कंट्रोल्ड हो या 3 फेस फुल वेव रेक्टिफायर हो, तो उस केस में हमेशा जो है वो इन्वर्टर की तरह काम करने लगता है। ठीक, तो खैर वो तो ऐसे ही हमको समझने के लिए था पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें जो पूछा गया है उसका इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। जैसे सॉल्यूशन,
आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, पावर वो कितना डिलीवर कर रहा है 50 किलोवाट, 50 किलोवाट, और ये होगा वी नॉट इंटू आई नॉट, तो 50 इंटू 10⁻³ वी नॉट 420 गिवन है और आई नॉट हमको निकालना है। तो यहाँ पे कोई लाइन और कोई फेज और पीक और आरएमएस का कॉन्सेप्ट मत नहीं लगाना है आपको, सिर्फ आपको वी नॉट इंटू आई नॉट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आरएमएस और इसका कोई मतलब बनता नहीं है, ये डीसी साइड है, ठीक। यहाँ पे डीसी जस्ट वी इंटू आई इज इक्वल टू पावर, ठीक। तो आई नॉट जो होगा वो 119.05 एम्पियर, ठीक। अब इसमें क्या निकालना है हमको, थायरिस्टर की आरएमएस करंट निकालनी है। ये आई नॉट आ गया, आई नॉट आ गया, तो हमको थायरिस्टर की करंट कैसे मिलती है, 30 प्लस अल्फ़ा 150 प्लस अल्फ़ा और ये 2 पाई, ये हो गया आई थायरिस्टर। तो आई थायरिस्टर का आरएमएस क्या हो जाएगा 119.05 120/360 का रूट, ये हो जाएगा 68.73 एम्पियर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस इसमें एक चीज़ ध्यान देनी थी कि कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली, अगर इसमें अल्फ़ा का तो कोई मतलब निकला नहीं, अल्फ़ा कुछ भी होता, जो अपनी थायरिस्टर की आरएमएस करंट है वो तो ये रहती, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए ये था कि इसको हम अपोजिट माने, और लेकिन फिर भी अगर ये इन्वर्टर की तरह काम ना भी करता तो भी इसका जो आरएमएस आ रहा है वो इतना ही आता, बस एक डिफरेंस हो आता है कि 50 किलोवाट फिर ये डिलीवर ना करता, एब्जॉर्ब कर रहा होता। अभी ये 50 किलोवाट डिलीवर कर रहा है, उस केस में ये 50 किलोवाट एब्जॉर्ब करता पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थ्री पल्स कन्वर्टर से है, उसको देखते हैं। 2004 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं। 2004 1 मार्क, इसमें ये डायग्राम गिवन है, 3 डायोड्स कनेक्टेड हैं, और एक रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड है। यहाँ पे न्यूट्रल है, ये R, ये Y, ये B। इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एक क्वेश्चन कोई ये पूछ सकता है कि आउटपुट में करंट की फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, लेकिन आंसर ये होना चाहिए कि किसी की भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव लोड है, तो जो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज की होगी वही सेम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, करंट की भी होगी, क्योंकि कोई भी फेज डिफरेंस होगा ही नहीं। इस केस में तो अलग अलग हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो देखते हैं, तो प्योर डायोड है, ठीक है। तो पहली 30, 150, 270, एक पल्स ये, दूसरी ये, तीसरी ऐसे। तो कितनी पल्सेस बनी टोटल, टोटल बनी 3 पल्सेस। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आउटपुट की, 1200 हर्ट्ज़, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। तो ये एक बार मैंने पिछले जो क्वेश्चंस का सेशन लिया था उसमें भी मैंने बताया था कि जितनी पल्सेस बनती हैं उतने टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का 2005, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 2005 1 मार्क।
यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है, सप्लाई गिवन है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और जो डायोड ब्रिज है, ठीक, डायोड 6 पल्स कन्वर्टर है, और पीक वैल्यू ऑफ पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमसे पूछा हुआ है ऑफ वोल्टेज, ठीक, पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो पहली चीज़ कि ये जो रेटिंग गिवन है अपने को, ये रेटिंग वोल्टेज की फेज़ की रेटिंग है या लाइन टू लाइन है? तो ये लाइन टू लाइन है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 फेज़ में जो रेटिंग गिवन रहती है वो लाइन टू लाइन ही रहती है, आरएमएस लाइन टू लाइन। तो यहाँ पे जो अपना बनेगा वेवफॉर्म वोल्टेज का, वो कैसा बनेगा? 30, 90, 150, 210, 270, ऐसे आगे चलेगा। हम एक पल्स की बात कर रहे हैं अभी। तो एक पल्स इस तरीके से, ठीक, 30 से 90, दूसरी पल्स ये, तीसरी पल्स ये, ऐसे 6 पल्सेस बनेंगी टोटल, ठीक है। और ये जो वोल्टेज आ रहा है, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज का एक कंपोनेंट है जो आउटपुट में अपीयर हो रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो ए बी फेज़ का जो ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है ए बी का, ठीक, और इसमें या आर वाई का जो भी हम बोल सकते हैं, आर वाई बी अगर ले रहे हैं तो उसमें से एक कंपोनेंट आउटपुट में अपीयर हो रहा है। तो इसका आरएमएस कितना है लाइन टू लाइन का? 400। तो पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400√2, ठीक है। अगर यही कोई दूसरा 3 पल्स कन्वर्टर होता तो वहाँ पे हमको इसका फेज़ वोल्टेज लिखना पड़ता, दैट इज़ 400 डिवाइड करते हैं √3 से और फिर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 पल्स कन्वर्टर में जो लोड के अक्रॉस अपीयर होता है वो फेज़ वोल्टेज होता है, यहाँ पे लाइन वोल्टेज है। तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन अब ये जो आंसर आया, क्या ये यूनिवर्सल मान लिया जाए कि अगर रेटिंग गिवन है तो हमेशा आंसर यही होगा? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये डायोड था। अगर मान लो थायरिस्टर होता तो अल्फ़ा अगर 30 से कम है या 30 के बराबर है तो आंसर यही होगा। अल्फ़ा अगर 30 से कम है या 30 के बराबर है तो आंसर यही होगा। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे बीच में होगा 60, बीच में क्या होगा? 60 होगा। तो इसका पीक कहाँ पे है? 60 पे है। तो जब हम 30 से डिले कर देंगे या 30 से थोड़ा कम डिले करेंगे, मान लेते हैं 30 पे हमने डिले किया, तो इसमें ये वाला पोर्शन 60 से लेके 120 तक ये आउटपुट में आएगा। 60 से 120 ये पीक वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये आउटपुट में आएगा। ऐसे ही पल्सेस भी इसी तरीके से बनेंगी। ठीक है, ये इस तरीके से पल्सेस बनेंगी। लेकिन इस केस में भी जो मैक्सिमम है वो तो यही है 400√2। लेकिन अब एक केस हम लोग देखते हैं जब 30 से ज़्यादा अल्फ़ा ले लें, अल्फ़ा ग्रेटर देन 30 ले लें, तो अब ये पीक से आगे की पल्सेस बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर हम 60 डिग्री ले लेते हैं, अल्फ़ा हमने ले लिया 60 डिग्री, ठीक, अल्फ़ा क्या ले लिया? 60 डिग्री। तो अब पल्सेस कहाँ से बनेंगी? 90 डिग्री से 150 डिग्री तक, 90 से 150 इस तरीके से पल्स बनेगी। इसको अगर कंप्लीट कर दिया जाए, अगर अल्फ़ा 60 दिया होता और डायोड की जगह पे रेक्टिफायर होता, मतलब SCR होता, ठीक, तो इसका आंसर क्या होता मैं बता रहा हूँ अभी। ये 60 पे मैक्सिमम, इस तरीके से जो लाइन वोल्टेज है उसका एक पोर्शन हमको आउटपुट में मिल गया 90 से लेके 150 वाला। अब इसमें 90 पे हमको वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू कितनी है? 400√2। तो इसको हम जस्ट डिस्प्लेस कर देते हैं 30 डिग्री से, इससे कि एक प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म हमको मिल जाए। उसका
स्टडी करना थोड़ा सा इजी है। तो ये हो गया 90, बस समझने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया 30 डिग्री। और ये हो गया 120, ये हो गया 180। अब 120 पे जो वैल्यू होगी वो हमको निकालनी है। ये वैल्यू कितनी है, 400√2। तो 120 पे वैल्यू क्या होगी, मान लेते हैं x होगी, x तो कितना हो गया, Vm sin 120, ठीक। x हो जाएगा 400√2 डिवाइडेड बाई 1/2, 400/√2 वोल्ट्स, ठीक। तो इस तरीके से ये होगा। तो यह ज़रूरी नहीं है कि कोई एक क्वेश्चन आ गया तो वही डायरेक्ट अगली बार कोई वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, लेकिन हमको देखना है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वेवफॉर्म्स की वो प्योर तरीके से हुई है कि नहीं, सही तरीके से हुई है कि नहीं। तो अगर कुछ भी इसमें चेंज हो जाए तो आप लोग उसको टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो एक थॉट प्रोसेस जो है, एक नए क्वेश्चन को देखते ही हम लोग के दिमाग में क्या चलता है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या डेवलप हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होंगे, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे अभी डायोड पे है, हो सकता है थायरिस्टर पे 60 डिग्री पे आ जाए। तो आप कैसे सोचते हैं, आपको ये पता है कि नहीं कि ये लाइन वोल्टेज है, आपको ये पता है कि नहीं कि अल्फ़ा चेंज कर दे तो इसका पीक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से अपने आप को आप कैसे आप सोचते हैं वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसी के साथ 3 फेज़ यहाँ पे लगभग ख़त्म हो जाता है। फेज़ कंट्रोल रेक्टिफायर में बस एक टॉपिक बचा है, सोर्स इंडक्टेंस वाला। तो अगर सोर्स इंडक्टेंस, ओवरलैप एंगल, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उसको स्किप करिए। वो एक लेक्चर में मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा और इसी के साथ फेज़ कंट्रोल रेक्टिफायर्स ख़त्म हो जाएगा।